Okay. So today we are having 9th lecture. 9th क्लास है आज हमारी. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने. मैम आज 10th नहीं है, 10th लेक्चर. 10th है. यस मैम. 9th मैम कल था. कल हो गया था. ओके चलो. यस आज मैम. 10th है. वेरी गुड. स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम. चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर. मैंने आपको जब अर्थ के बारे में समझाया था प्रिलिमिनरी क्लासेस में, सेकेंड थर्ड में मेरे ख्याल से, तो थोड़े सा हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था कि अर्थ के आसपास जो भी सराउंडिंग है कुछ किलोमीटर्स तक, वो हम पे बहुत मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत वजह से. बहुत तरह की चीजें जो है उस कहना चाहिए सराउंडिंग से, उस एटमॉस्फेयर से हमको मिलती हैं. तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हमने पढ़ी थी. किसी को याद है वो लेयर्स? 2 3 1? यस मैम. हाँ बोलिए. यस मैम. मैम फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर और मैम लास्ट में आता है एक्सोस्फियर. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. तो हमने पहले पढ़ा था ट्रोपोस्फियर और उसके बाद में था स्ट्रेटोस्फियर. अब जो स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है अराउंड 10-40 किलोमीटर्स, इसके बाद में एक रीजन होता है कुछ किलोमीटर्स का, कुछ टेंस ऑफ किलोमीटर, नॉट टेंस बट फ्यू किलोमीटर्स से 4-5-6 किलोमीटर्स. वहां पे ओजोन फॉर्मेशन होता है. ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है ऑक्सीजन जो एटम है O2, ये एक मोनो एटम से O से रिएक्ट करता है और O3 बनाता है. तो O3 जो है वो ओजोन है. ओजोन का वो जो लेयर बनता है पूरा ऑल ओवर द अर्थ, जो उसको एक तरह से ढकता है, कवर है ये, वहां से क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सन से, वो बहुत हार्मफुल है लिविंग बींग्स के लिए, हमारे लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, और भी प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमारा सॉइल है, ये सब के लिए. उसमें इतना खतरनाक रेडिएशन है वो, जो कि हार्मफुल होता है हमारे जीवन के लिए, वो सही नहीं है. तो वो ज्यादातर जो ये ओजोन है ये इसको एब्जॉर्ब कर देती है. तो देखो ये दो फोटो जो है वो आपको दिख रही हैं. ये जो लेफ्ट साइड में है ये वाली, ये है 1979. अब इसमें देखो आप कि पूरा अर्थ जो है वो ग्रीन दिख रहा है आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं ओजोन लेयर से, और हल्का फुल्का सा इफेक्ट जो है वो नजर आता है. लेकिन ये 2008 की बात जो फोटोग्राफ है उसमें आप देखो कि ये एरिया कितना ज्यादा बढ़ गया है. मतलब यहाँ से यदि वो ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो क्या होगा? डायरेक्ट सनलाइट जो है आपके अर्थ के ऊपर आएगी, उसमें से थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, बाकी मैक्सिमम जो है, क्योंकि सन जो है वो 5-6 घंटे जो है उसका स्ट्रेट कहना चाहिए कि रेज पड़ती हैं जहाँ पर भी. जैसे हम जो इस रीजन में रहते हैं इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, हम पोलर रीजन में अपने आप को नहीं कंसिडर, एकदम नॉर्थ में भी नहीं है हम, एकदम हम साउथ में भी नहीं है, हम सॉर्ट ऑफ बीच में आते हैं. तो वहां पर सनरेज जो है वो काफी अच्छी से पूरे साल रहती हैं. विंटर्स में जब वो साउदर्न ग्लोब में चला जाता है सन तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो साउथ पार्ट है हमारा, वहां पर तो सन की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत टाइम तक वो चमकते हैं. तो उसके कारण क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेज भी उतने ही समय तक जमीन पे रहेंगी. तो सोचिए कितना हार्म होगा. आगे इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये अफेक्ट करती हैं और किस तरह से ये बनती. देखो 2 तरह के ओजोन इन्होंने बताए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे पास भी है, हमारे, क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही हमारे लिए हेल्पफुल है, वही हम हमारी जिंदगी को चलाती है. तो ऑक्सीजन अर्थ सरफेस पे भी है, जिससे पूरे प्लांट्स और पूरे जो एनिमल्स है सरवाइव करते हैं.
तो यहाँ पर भी जो है ओजोन बनती है हमारे नीचे भी, लेकिन ये वाली जो ओजोन है ये यदि जमीन पे है तो ये हमारे लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये ऑक्सीजन O2 नहीं है, ये प्लस O है। ये इसका भी जो ये जमीन पे रहना ये नुकसानदेह है प्लांट्स और एनिमल के लिए। लेकिन जो मैंने अभी बात की आपसे कि जो स्ट्रेटोस्फियर के में ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के जो बीच में जो कुछ किलोमीटर्स का रेंज है ओजोन का, O3 का, वो हमारे लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि वहां से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बाहर चले जाते हैं, धरती तक नहीं पहुंचते, अर्थ तक नहीं पहुंचते, तो उससे जो नुकसान होना है वो टल जाता है एक तरह से। लेकिन जो ओजोन हमारे सरफेस पे है, क्योंकि ये फॉर्मेशन तो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा है कि ये फॉर्मेशन O2+O का ये हो जाता है सरफेस पे भी। तो इसको भी हम कम करें, पोल्यूशन कम होगा, ये भी कम हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर का O3 है ये हमें कम नहीं करना, ये O3 हमें वैसे का वैसा ही रखना है, क्योंकि ये एक शील्ड है। जैसे कि आप समझ लो कि किसी ने तीर मारा और आपके पास में एक शील्ड है, तो वो तीर उस शील्ड पे यदि रखता है तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यदि वो डायरेक्ट आपके शरीर में लग जाए तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो लेयर है ये ऑल ओवर द अर्थ चारों तरफ से घिरी हुई है। और ये जो यूवी रेज है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि म्यूटेशन होता है इससे। म्यूटेशन से आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज हैं, उनका जो डीएनए है, उनकी जो कहना चाहिए जेनेटिक फॉर्मेशन है, वो चेंज हो जाती है धीरे 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 धीरे। यदि ये कंटिन्यूअसली आपके यहाँ पे भी लिविंग बीइंग का एरिया है, जैसे जहाँ ह्यूमन बीइंग्स सरवाइव करते हैं, जहाँ पे मानव जाति रहती है, यहाँ पे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं और भी दूसरे जीव जंतु हैं, वहां पे यदि डायरेक्ट ये पड़ती रही बहुत लंबे समय तक तो धीरे धीरे उनका स्ट्रक्चर, उनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। उनमें इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, उनके मतलब जो एक नेचुरल प्रोसीजर है ग्रोथ का वो बदल जाएगा। तो बहुत तरह से ये कहना चाहिए। और ये जो डैमेज है ये सॉर्ट ऑफ परमानेंट होता है, मतलब इसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो थिकनेस है ओजोन लेयर की, जो एयर में है, हमारे आसपास है, वो एक अच्छी थिकनेस में होना चाहिए। और उसको मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए DU यूनिट है, डॉप्सन यूनिट। तो इससे हम थिकनेस को मेजर करते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट से, कुछ प्रोसीजर से, और ये पता चलता है कि ये बढ़ रही है, कम हो रही है, किस एरिया में ये बहुत कम हो रही है। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए फिर जो है कुछ स्टेप्स जो है वो लेते हैं इंटरनेशनली भी। आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री को या एक ही देश को इससे नुकसान है, बल्कि पूरे विश्व को नुकसान है इससे। वो कहीं पर भी खतरा मतलब किसी भी कंट्री की वजह से यदि वो खतरा है ओजोन लेयर के लिए, तो धीरे धीरे जो है पूरे ही ग्लोब के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए ये खतरनाक होगा। अब इसको हम देख लेते हैं। देखो इस पिक्चर में आप सन रेज यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये ओजोन का लेयर है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। ट्रोपोस्फियर जो है वो अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर्स रेंज में होता है, और उसके बाद में 10 to 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फियर होता है। इसके बीच में कुछ रीजन जो है वो होता है ओजोन का। तो क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है इसको, तो हमारे लिए वो खतरा टल जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें इस शील्ड को बचा के रखना चाहिए। अब कैसे बनता है ओजोन? तो ये O2 से, ये जो है O3 सन रेज से जब आती है सन रेज, तो वहां से फिर ये O3 बन जाता है। अब ये यहाँ पे आपका पूरा लेयर है। लेकिन जब नीचे आती हैं रेज, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ रेंज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कुछ ऐसा जोन है, ऑटोमोबाइल्स है, तो वहाँ पे बैड ओजोन भी है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन कुछ लिमिट तक हम उसको कम कर सकते हैं। तो इसीलिए जो थिकनेस है ओजोन लेयर की, जो ऊपर का ओजोन है, ये
कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जो ऊपर डैमेज हो रहा है वो किसी और, क्योंकि ये लोकल कहना चाहिए कि मेजर लेने की जरूरत है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं यदि वहां पर ओजोन का परसेंटेज ज्यादा है, आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लो, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दो कि आप उसको कम कर सकते हो। लेकिन जो सरफेस के ऊपर हो रहा है, ऊपर जो लेयर है ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, उसके लिए पूरा कंबाइनली सारी कंट्रीज को इकट्ठे होके काम करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल किसी का नहीं। तो सबको उसके बारे में सोचना चाहिए। अब ये बनता कैसे है भाई? अब यहाँ पे देखो आप, ये CFS बन रहा है। CFS हमने पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, और ये धीरे 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 उड़ करके वहां तक पहुंच जाते हैं 15-20 किलोमीटर ऊपर। अब ये यहाँ पर वहां पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंच करके जो रिएक्शन होती है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो वहां से क्लोरीन बन जाता है। क्लोरीन बन के और फिर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से जो है, ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको नहीं जानना है। बस एक ये चेन बन जाती है, और ये जो चेन है ये पूरा ओजोन लेयर को एक तरह से खत्म कर देती है। देखो क्लोरीन बना, क्लोरीन फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक नए नए दो कंपाउंड बनाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब जो वहां का ऑक्सीजन एटम है वो इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके फिर से क्लोरीन और ऑक्सीजन बना लेगा। अब ये क्लोरीन फिर से ओजोन से मिल जाएगा और ये बना लेगा, ये फिर ऑक्सीजन एटम से मिलके क्लोरीन और ऑक्सीजन बना लेगा। मतलब वहाँ ऑक्सीजन भी है, वहां पे ओजोन भी है, वहां पे कहना चाहिए क्लोरीन भी है। तो ये धीरे 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 मिक्स कर करके क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाता है, ओजोन जो है वो खत्म सी हो जाती है। यहाँ पे और अच्छे से पिक्चर में आप देख लो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अर्थ सरफेस से कुछ नेचुरल रीजन भी होते हैं, पर मोस्टली अभी जो है वो हमारा ह्यूमन क्रिएटेड जो पोल्यूशन है वो उसके लिए खास जिम्मेदार है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो इतना ज्यादा बढ़ गई हैं, ऑटोमोबाइल्स इतने बढ़ गए हैं कि ये सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, और वो धीरे धीरे हवा के साथ ऊपर पहुंचते हैं। और जब सनलाइट आती है तो वहां से ये ब्रेकअप हो जाते हैं और क्लोरीन को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये गैसेस हैं, उनमें से क्लोरीन हट जाता है, और क्लोरीन क्या करता है फिर? क्लोरीन रिएक्ट्स विद द ओजोन। ओजोन जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो आ, उससे रिएक्ट करके और ओजोन को खत्म कर देता है एक तरह से। और धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन है बेसिकली। अभी हमने नीचे ये रिएक्शन हमने देखी, तो ये चेन रिएक्शन की तरह ये बढ़ती चली जाती है, और ओजोन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वहां पे ब्लैंक हो जाता है एक तरह से। क्लोरीन और इसका परसेंटेज बढ़ जाता है, ओजोन का खत्म हो जाता है। तो जो रेस रिफ्लेक्ट वापस हो जानी चाहिए, हार्मफुल रेस, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं, बल्कि हमारे धरती पे आ जाती हैं। तो इसको हमें खत्म करना है, इसको हमें बचाना है एक तरह से। ओजोन लेयर कहाँ पर? ऊपर। नीचे सरफेस पे तो हमें खत्म करना है, और ऊपर हमें इसे बचाना है, ये ध्यान में रखें। अब ओजोन डिप्लीशन होने की वजह से, डिप्लीशन का क्या मतलब है कि वो वहां पे गैप आ जाना, खत्म हो जाना। मतलब ओजोन लेयर यदि खत्म हो जा रही है स्ट्रेटोस्फीयर से, तो उसका क्या क्या फर्क पड़ेगा? तो क्योंकि जो रेज हैं वो डायरेक्ट कहाँ आती है? हमारे स्किन के ऊपर आती है, आईज के ऊपर आती है। तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो होता है हमारी स्किन पे। और धीरे धीरे यदि उस रीजन में अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? जो DNA है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का, वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। मतलब वो स्पीसीज का जो ग्रोथ है, जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग है, जो उसको कार्य करने की क्षमता है, या जो भी उसका विकास है एक तरह से, वो धीरे धीरे वो स्पीसीज या तो खत्म हो जाती है या वो बदल बदल जाता है उसका सब कुछ। तो ये एक बहुत बड़ा म्यूटेशन है, बहुत बड़ा एक तरह से डैमेज है लिविंग बींग्स के लिए। और इसके साथ साथ में यदि आपके स्किन पे पड़ता है कम टाइम से, यदि हम देखें इसको, तो आपके स्किन को डैमेज करता है, स्किन की जो सेल्स हैं उसको खत्म करता है, उसको
एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। और कई बार कई जगहों पे यदि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, यूवीज बहुत ज्यादा है वहां पे, और आपका काम इस तरह का है कि आपको बाहर ही रहना पड़ता है, तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। और आईज भी एक्सपोज्ड होती हैं सराउंडिंग्स के, है ना। आप देखते हो तो खुली है, आपका वो पार्ट जो है वो खुला हुआ है, तो कॉर्निया डैमेज हो जाता है आपके अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। क्योंकि यदि एक्सपोजर ज्यादा है, आप बाहर ज्यादा रहते हो, बाहर काम करते हो, तो स्किन के साथ साथ आपकी आईज में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। कैटरेक्ट हो सकता है परमानेंटली, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमारा जो फोकसिंग है, हमारा जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होती है, वो डैमेज हो जाता है पूरा। तो इस तरह से एक स्नो ब्लाइंडनेस कह सकते हो आप, कि एकदम आपको धुंधला सा या फिर सफेद सा ऐसे दिखने लग जाता है। मतलब जो लाइट का पूरा तरह से जो रिफ्लेक्शन करती है आईज, और जिसके कारण से आप देख पाते हो चीजों को, वो एबिलिटी जो है वो खत्म होने लग जाती है। अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसके बारे में हम और पढ़ लेंगे बाद में, मगर यहाँ पे है तो हम देख लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जो कि मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में। तो कनाडा में बहुत सारे देशों ने मिल करके एक ट्रीटी की, एक संधि की, इंटरनेशनल ट्रीटी 1987 में, है ना, 1987 में ये एक समिट हुआ वहां पर मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा में है। और इसमें इसके खतरे को समझा गया कि भाई ये जो एमिशन के कारण से जो ओजोन लेयर, जो जो भी यहाँ से तरंगे उठती हैं, धरती से जो भी गैसेस रिलीज होती हैं, उसके कारण जो ओजोन खत्म हो रही है, तो उसको कंट्रोल किया जाए, है ना। तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जिनकी वजह से उसको नुकसान है ओजोन लेयर को, उन सब्सटेंसेस पे, उनके एमिशन पे, उनके कहना चाहिए कि बाहर जो निकल के आ रहे हैं और ऊपर तक पहुंच रहे हैं, उसको बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत प्रायोरिटी बेस पे उसको कंट्रोल करना है हमको। एंड कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बनाए गए डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ने मिल करके, ताकि इसका जो क्यों ओजोन डिप्लीट हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन है, जो उत्सर्जन है, किसी भी जगह से हो, चाहे इंडस्ट्रीज से हो, ऑटोमोबाइल से हो, फॉसिल फ्यूल से हो, उन सबको हमें जो है कंट्रोल करना है। आप एकदम से इसको खत्म नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंडेंट है ना। यदि वहां पे यदि किसी कंट्री के पास में थर्मल पावर प्लांट है, तो वो उसकी जरूरी एक नीड है, तो वो उसको करेगा। ऑटोमोबाइल्स हैं, उसको भी कंट्रोल एक लिमिट तक किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपको चाहिए, तो इंडस्ट्रीज भी आप एकदम से बंद नहीं कर सकते। तो और क्या मेजर किया जा सकता है ताकि ये गैसेस जो है वो ना निकले? तो आप उसमें फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है ना, जो हमारे बसेस चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं रोड के ऊपर, उनका जो फ्यूल है वो बहुत अच्छा हो, उनका इंजन ऐसा हो कि वो फिल्टर करके स्मोक को बाहर निकाले, है ना। बहुत सारे जो डेंजरस सब्सटेंसेस हैं वो अंदर ही कहीं पर फिल्टर हो जाए, बाहर ना आए। ऐसे इंडस्ट्रीज के साथ किया जा सकता है। ऐसे ही जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनके लिए किया जा सकता है कि वो जो बाहर धुआं फेंकते हैं उनको फिल्टर किया जाए, या कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस यूज किए जाएं, फ्यूज यूज किए जाएं, जिसमें कि ये जो स्मोक है, जो पोल्यूशन है, वो कम हो। तो इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया, उसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये ओजोन के लिए बना था। 1987 में बना था, कनाडा में बना था। कनाडा में मॉन्ट्रियल है, इसीलिए उस जगह के नाम पे इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। अब आते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अब डिग्रेडेशन जो है वो हम पढ़े थे, जो हमारे को बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, जिसको कि हमने पैदा नहीं किया है। जैसे पानी आपने पैदा नहीं किया, फॉरेस्ट जो बहुत बरसों से, पता नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं,
वो है हमारे पास में, बहुत सारी चीजें हैं, जमीन है हमारे पास में। तो इन सब चीजों को यदि हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, अपने लाभ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो ठीक है। लेकिन इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हो या फिर उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। आपने जैसे कि खेती करना धीरे धीरे सीखा इंसान ने, खेती की, आपने वहां से अनाज उगाया, आपने उसको यूज कर लिया। अब दोबारा भी तो आपको वहां पे खेती करना है, तो उस जमीन का भी तो आप देखभाल करोगे, उसका भी तो अ, ये सोचोगे कि इसके पोषक तत्व बने रहें, तो कैसे बने रहेंगे, क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें डालना चाहिए, कितना इसका ध्यान रखना चाहिए, किस मौसम में इसकी क्या जरूरत है, वो हमें देखना होता है। मतलब जो भी ये काम करते हैं वो ये सब चीजें को देख के करते हैं। पानी की जरूरत है, आप पानी वहां लेके आओगे, लेकिन यदि आप उस चीज को ढंग से यूज नहीं करते, मतलब यदि आपको खेती करनी है तो आपने फॉरेस्ट काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। अब एक जगह एक कुछ लोगों ने काटा, एक गांव में, दूसरे गांव ने काटा, तीसरे ने काटा, इस तरह से देश में जितना जंगल है उसका काफी परसेंटेज, जो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबने, बहुत लोगों ने काट लिया, लेकिन उगाया किसी ने नहीं। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जंगल जो है इनकी वजह से हमें कितने फायदे हैं, ये ना सोच के बस उसको इम्प्रॉपर तरीके से उसको यूज करते गए, करते गए, करते गए। पानी है जैसे, अब पानी आ गया, आपने बांध बनाए, आपने उसको स्टोर किया, रिजर्वॉयर्स बनाए बड़े बड़े, ताकि आप रेन जो बारिश का पानी है उसको आप यूज कर सकते हो। ये बात ठीक है, लेकिन यदि आपका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि बारिश के टाइम में अचानक पानी आ गया, अब उस पानी, वो बहुत यूजफुल है पानी, आप सर्दियों गर्मियों में आप पानी पानी करते रहते हैं सब लोग, पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है। लेकिन जो पानी बरस रहा है, क्या उसका ड्रेनेज प्रॉपर है, क्या उसका कंजर्वेशन हम करते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे हमारा ध्यान है क्या? हम कुछ इस तरह से सिस्टम बनाएं, इस तरह से रोड बनाएं, इस तरह से कॉलोनीज डिजाइन करें कि वो जो पानी बरस रहा है वो अ, हर कहीं से जा करके एक पैसेज के थ्रू, एक रास्ते के थ्रू एक जगह इकट्ठा हो जाए। क्या हम ये प्लान करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी लाइव्स, है ना, और प्रॉपर्टी बहुत सारी खराब हो जाती है इस चक्कर में। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा जो प्रॉब्लम्स हैं एक तरह से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, इसको कहा, एक पार्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति जिसे बोलते हैं। तो अब इसमें जैसे कि इरिगेशन है, मतलब फील्ड्स में जो खेत हैं, खेतों में भी पानी की जरूरत होती है, लेकिन एकदम से पानी बहुत सारा बरस गया तो वो सारी क्रॉप को क्या कर देगा? खराब कर देगा, सड़ा देगा। तो वहां से निकासी होना जरूरी है, जितना जरूरत है वो रखें, और कहीं और वो एक्स्ट्रा पानी स्टोर हो जाए, और वाटर लॉगिंग भी ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग होगी, आपका फसल खराब हो जाएगी, जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो सरफेस पे आ जाता है, ड्रॉ सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब ये सॉल्ट डिपोजिशन हो जाए, यदि सॉल्ट वहां पे जमीन के ऊपर इकट्ठा हो जाए, तो जो वहां के प्लांट्स हैं, है ना, उनको नुकसान हो जाएगा, वो तो पनप ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में जो क्रॉप का है, जो फसल है का है, उसका नुकसान हो जाएगा। तो जो रिसोर्सेस हमें मिले हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, उनका भी ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि फील्ड्स के लिए, मतलब कि अच्छा, डिफॉरेस्टेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको खेती किसानी करनी है, इसलिए भी होता है कि आपको रोड्स बनानी है, इसलिए भी होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करने हैं, इसलिए भी होता है कि आपको इंडस्ट्रीज बनानी है ना। तो बहुत सारे रीजन की वजह से जो जंगल है वो हम काटते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम कहीं और प्लांटेशन क्या उसी रेशो में कर रहे हैं? बल्कि ज्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ट्री को बनने में सालों लग जाते हैं, और काटने में क्या लगता है? एक दिन में बहुत सारे ट्रीज काट कट सकते हो आप। आजकल तो मशीनें हैं बड़ी बड़ी, पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता है कुछ दिनों में।
तो उसको करने से पहले प्लानिंग जब से शुरू होती है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कि भाई यहाँ पे ये इंडस्ट्री बनेगी या रोड बनेगा या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इस एरिया में, उससे जब आपने ये रूल बनाया, रूल नहीं, ये डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया कि भाई यहाँ बनेगा, तो उसी समय तुरंत ये सोचना चाहिए कि वहां पे जितने ट्रीज हमने काटने हैं उसके बदले में हमें कहाँ लगाना है और उसको उसी समय लगा देना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि हम काटेंगे फिर हम वो डेवलप करेंगे फिर देखेंगे बाद में कि कब बनेगा, क्योंकि ट्रीज को बनने में, एक जंगल को बनने में सालों लगते हैं, सालों। तो यही मैंने जो अभी बताया वही इस स्लाइड में है कि जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का, ये हमको, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि काट तो लेते हैं लेकिन उसको जीवित रखना कहीं और, पेड़ों को लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी देखो कितना खतरनाक डेटा है ये कि ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स कौन से एरिया होते हैं? जो कि बहुत, जहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है, बहुत ग्रीन फॉरेस्ट होता है, मतलब जहाँ पे बारिश वारिश बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ की जो ट्रीज हैं वो बहुत लंबे, जैसे कि टीक वुड सुना होगा, टिम्बर सुना होगा आपने, जंगल्स होते हैं बड़े बड़े, सीधे खड़े खड़े एकदम स्ट्रेट जो है वो ट्रीज होते हैं बहुत लंबे, जिनकी हाइट शायद 15-20 फीट की या मीटर की होती होगी, उतने बड़े बड़े, लेकिन हमने 40% जो है वो खत्म कर डाले। और टेम्परेट रीजन, मतलब जो एक सेटल्ड रीजन होता है उसमें सिर्फ 1%, मतलब ज्यादा जहाँ पे कहना चाहिए जो डेंस फॉरेस्ट था उसको हमने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे एक डेटा है 1990 से 2015 तक जो है वर्ल्ड में 129 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट ये खत्म हो गया। तो नेशनल पॉलिसी बनाई, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, कि उसने ये रिकमेंड किया, जो भी कमेटी बनी और ये पॉलिसी के अंदर, कि 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होगा प्लेन्स में, मतलब जितना भी लैंड है हमारे पास इंडिया में, मेन लैंड जो है उसका 33% जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व्स होगा, और 67% जो है वो हिल्स में होगा। जो प्लेन एरिया है उसमें 33%, जो हिल्स हैं उसमें 67%। देखो कितना फर्क है, डबल से ज्यादा हिल्स पे होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा पहाड़ है वो टिका हुआ ही उस ट्रीज पे या उस वहां पे जो भी प्लांट्स है वहां उन्होंने उसको पकड़ के रखा है। आप यदि वहां कंस्ट्रक्शन करेंगे या ट्रीज को हटा देंगे तो सारे पहाड़ जो है, उसका जो सिस्टम है वो सारा ढह जाएगा। तो डबल परसेंटेज है हिल्स पे और प्लेन्स पे है 33%, लेकिन है कितना, सिर्फ 19.4% जो है वो फॉरेस्ट कवर्स है, बहुत कम है। अब डिफॉरेस्टेशन के और कौन से तरीके हैं भाई? कई बार क्या होता है, कुछ रीजन्स हैं नॉर्थ ईस्ट में है और भी कई जगह पे है, कि वहाँ के जो लोग आसपास जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं, जंगल का एरिया जो है वो जला देते हैं पूरी तरह से, मतलब आग लगा देते हैं उसमें। जैसे कि कुछ रीजन्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो वो उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाना चाहते हैं, वहाँ पे खेती करना चाहते हैं, और उसको जो पूरा फॉरेस्ट है उस ट्रीज को कट करके घर वर बनाते हैं, और उनका पूरा जीवन जो है वो ज्यादातर लकड़ी के ऊपर ही चलता है। तो काटना और चाहे वो ईंधन के लिए यूज करें, एज अ फ्यूल यूज करें, है ना, और जो ऐश बनता है उसको एक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्या बोलेंगे, जो कि उर्वरा शक्ति जो होती है धरती की वो बढ़ाने के लिए, उर्वरता बढ़ाने के लिए जमीन की, वो इसको और पेस्टिसाइड्स को खत्म करने के लिए वो जो राख बन जाती है उसका यूज करते हैं। तो एक तरह से जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर कुछ लैंड्स पे वो ऐसे घास वास लगा देते हैं ताकि जो जानवर हैं, उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, गाय है, भैंसे हैं या फिर बकरियां हैं, वो चर सकें, फिर वो अपना खाना खा सकें। और कल्टीवेशन के बाद में, मतलब कि जब एग्रीकल्चर लैंड तैयार हो गई, आपने वहां पे बीज बो दिए, फसल ले ली,
ये सब कर लिया, उसके बाद में उसको वो छोड़ देते हैं बहुत सालों तक कि भाई अब यहाँ पे इसकी जो है वो रिकवरी के लिए या इसकी फर्टिलिटी फिर से आए, इसके लिए वो उसको छोड़ देते हैं। और ये जो गैप है इनके बीच का, कहना चाहिए कि जो जला दिया, उसके बाद में खेती कर ली और फिर छोड़ दिया, तो ये जो टाइम गैप है ये काफी रहता था पहले। क्योंकि पहले क्या था कि लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी। अब जमीन में भी उनको कितनी खेती करनी है, जितनी उनकी नीड है उतनी ही खेती करेंगे। बहुत ज्यादा उनको कहीं बाहर जाके बेचना या उस पे प्रॉफिट कमाना वो सब तो था नहीं, नीड के हिसाब से। तो पहले तो ये सारा काम चल जा रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब पॉपुलेशन हर जगह बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इन्होंने रिपीटेड उसको यूज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगी, डिफॉरेस्टेशन का रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो जंगल खत्म हो रहे हैं उसका एक बड़ा रीजन ये भी है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ गई है। जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया वो हमने भी देखा था। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन सी गैस है, क्या बोला था हमने इसको, कोई नाम दिया था क्या, तीन चार। हम्म, आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। मैं ये पूछ रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन सी गैस है। हमने अभी पढ़ी थी शायद कल या परसों की क्लास में हमने देखा था, चार पांच गैसेस हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। क्यों हार्मफुल होती हैं, उनमें से इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा पढ़ा था हमने कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सी गैस थी वो, क्या नाम था उनका, चलो नाम। ग्रीन हाउस गैस। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, वेरी गुड। उसमें इसका 70% हिस्सेदारी है। तो आप सोचो कि ये कितनी ज्यादा हार्मफुल है। और हमारे लिए तो ये हार्मफुल है ही है, क्योंकि हम भी एक्सेल करते हैं, उसमें मोस्टली ज्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। लेकिन क्योंकि हमारे आसपास यदि ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े कहना चाहिए रिजर्व्स हैं फॉरेस्ट के, तो हमें उतना दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होगा, जब जंगल खत्म हो जाएंगे और पौधे भी धीरे धीरे जो है वो, क्योंकि आप यदि वहां पे कुछ डेवलप कर रहे हो तो पौधे भी आप कितने लगाओगे। ट्रीज ज्यादा कहना चाहिए यूजफुल है हमारे लिए, बहुत सारी चीजें उनसे मिलती है हमको। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो आप देखो कि एक तो जमीन बैरन हो गई, सॉइल जो है वो टिकेगा नहीं एक जगह, वो बहता चला जाएगा पानी के साथ में। उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उसका उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा डैमेज जो है वो ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन यदि आपने किया है, इंसानों ने किया है, तो इंसान वहां बसेगा बसेगा या फिर उस वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, रोड बनाएगा, जो भी बनाएगा, वो काम वो कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है वहां से, वो उसको एब्जॉर्ब करने वाला तो वहां कोई है ही नहीं, है ना, ट्रीज है ही नहीं, फॉरेस्ट है ही नहीं। तो क्या होगा, इसका परसेंटेज जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। मतलब क्या है कि कार्बन का परसेंटेज बहुत बढ़ेगा। कार्बन का मतलब कि जो भी बायोमास है, बायोमास मैंने आपको बताया था, जो भी ऑर्गेनिक मैटर का जो पूरा एक ऐसे वेट है पूरा, वो बढ़ता चला जाएगा, वो नहीं वो जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये किस पे अफेक्ट करेंगी, आपके इकोसिस्टम पे अफेक्ट करेंगी। इकोसिस्टम अफेक्ट होगा या उसमें कहीं कोई नुकसान होगा तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो एक पूरा कहना चाहिए पूरा सिस्टम है लिविंग बींग्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इसमें बैक्टीरिया, एल्गी, सब कोई आ गया। तो उनका भी जो है वो एक तरह से उनकी लाइवलीहुड के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, जीवनचर्या के ऊपर बहुत ही खराब असर जो है वो उन पे पड़ेगा।
अब यदि उनपे खराब असर पड़ता है, कुछ जो एनिमल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं, कुछ तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं यदि वहां पे आपने उनके सर्वाइवल के लिए काम नहीं किया तो पूरा का पूरा हैबिटेट ही खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा जो एक तरह से कहना चाहिए कि समूह जो है जीवित जीव जंतुओं का वो खत्म हो सकता है। पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से प्लांट्स हैं, फिर इंसेक्ट्स हैं, फिर थोड़े बड़े जीव जंतु हैं, फिर और बड़े जीव जंतु हैं, ये पूरा का पूरा जो हाइड्रोलॉजिक सिस्टम है, साइकिल है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और सॉइल इरोजन तो होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर उनको उस मिट्टी को पकड़ के रखने वाले पेड़ वहां नहीं है। अब जब यदि सॉइल इरोजन हो जाता है तो क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, मतलब जो कभी हरा भरा था वो कैसे किस में तब्दील हो जाएगा, डेजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है पहले का है कि भैया डेजर्टिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब कि खत्म हो गया एक तरह से फॉरेस्ट, या नाम का बचा। लेकिन यदि आप एफर्ट करें इंडिविजुअल बेस पे, गवर्नमेंट की सहायता से, उसके जो भी पॉलिसीज हैं उसको मानकर, तो क्या होगा कि आपने यदि प्लांट्स लगा दिए एक एरिया में, उसकी देखभाल की कुछ समय तक, और फिर धीरे धीरे वहां पे जो है प्लांट्स की संख्या, ट्रीज की संख्या, पेड़ों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब यदि वहां पे पेड़ बढ़ेंगे या घास बढ़ेगी या दूसरे भी जो पौधे हैं वो बढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, दूसरे जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो वहां पे आके रहेंगे। वो वहां पे यदि वाटर बॉडी है या फिर हिल्स हैं तो वहां पर भी जीवन पनपेगा। तो एक तरह से रिस्टोरेशन हो गया, जो कि कभी पास्ट में था, और धीरे धीरे आपने उस पे काम किया, आपने कुछ ऐसे डिसिप्लिनरी चीजें बनाई कि नहीं, आपने ये करना ही है। और यदि आप पेड़ काटते हो तो आपके को फाइन लगेगा, इस तरह के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और उसको फॉलो भी किया। तो धीरे धीरे जो है ये जो कहना चाहिए हार्म, जो नुकसान हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेचुरली भी ये हो सकता है, लेकिन नेचुरल होने में सालों लग जाते हैं। आप कुछ एफर्ट करोगे, कुछ ऐसे प्लांट्स लगाओगे जो जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, या कम से कम वो कुछ चीजें जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन का रिलीज, यही छोटी मोटी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यदि यही हो जाए तो भी जो है वो स्पीड अप धीरे धीरे जो है ये हो जाती है चीजें। फिर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी से आपको क्या समझाया मैंने कि हमने शुरू में पढ़ा था कि कुछ कुछ जिंदगियां जन्म लेती हैं किसी पानी में, या कुछ जमीन पे, कुछ पेड़ पे, कुछ प्लांट्स के ऊपर, है ना। तो इस तरह से पूरा जब एक रीजन बनता है, उसको हमने कहा था कि अलग अलग तरह से, क्योंकि जो कुछ एनिमल या फिर कुछ जीव जंतु पानी में ही सरवाइव करते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं, और फिर से दूसरे जन्म लेते हैं। मतलब उनका अपना ही एक अलग दुनिया में, उनको किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। उसी तरह से कुछ जमीनी जीव जंतु हैं जो सिर्फ जमीन पे ही रहते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, वहीं अपनी जिंदगी बिताते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। बर्ड्स वगैरह आप देखो, बहुत सारे जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो ऊपर ही ऊपर हवा में ही रहते हैं, थोड़ा सा शेल्टर ले लिया, कर लिया, और वहीं जन्म लिया, और वहीं जो है अ, अपनी जिंदगी उनकी उन जब तक की जी और फिर खत्म की। तो इस तरह से जो हर जगह का जो इकोसिस्टम है, यदि हम देखें इसको बड़े वे में, यदि हम बोले तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली ये एक तरह से आप ये समझ लो कि बहुत तरह के जानवर, चाहे वो जंगली जानवर हो या फिर शहर में गांव में रहने वाले जानवर हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, है ना, कोई भी एनिमल हो, सब कुछ को जो एग्जिस्ट करते हैं एट प्रेजेंट, उन सबको यदि हम मिला लें
तो वो एक गुड और हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, और उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ये स्पीसीज का भी हो सकता है, ये इकोसिस्टम का भी हो सकता है ना। हर हर स्पीसीज का अलग जेनेटिकल ऑर्डर होता है, अलग जीन्स होते हैं, अलग उनके काम होते हैं, फंक्शनली भी वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि हम बोलें तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड इसीलिए लाया गया है कि डिफरेंस, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स एक साथ। तो टोटलिटी जो है उसको आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी। अब ये दो तरह से जो है कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब है कि उसको कैसे हम सुरक्षित रखें, संरक्षण। तो उसमें एक है इन सीतु कंजर्वेशन और एक है एक्स सीतु कंजर्वेशन। सीतु जो वर्ड आता है इसमें, इन सीतु कंजर्वेशन का मतलब है ऑन साइट। ऑन साइट का क्या मतलब है कि जहां पर भी जो भी एनिमल हैं या पेड़ पौधे हैं, वो जहाँ के हैं वहीं पे उनका ध्यान रखा जाए, वहीं पे उनको डेवलप किया जाए, और उनको जो खतरा है जिन चीजों से, उनको वहां से हटाया जाए। मतलब लोकली जहाँ पे जो भी हो रहा है पैदा, या जो भी जानवर होते हैं, देखो हर जगह टाइगर नहीं होते, हर जगह हर तरह के बर्ड्स नहीं होते, हर जगह हर तरह के प्लांट्स नहीं होते, ट्रीज नहीं होते। तो जो जहाँ पे है, जैसे साउथ में कोकोनट ट्री है तो वहाँ पे उसका कंजर्वेशन, या फिर कोई मसाले हैं उसका, या फिर जो टीक वुड्स हैं, जो बहुत तरह के, शीशम हो गया, या फिर आपका सागौन है, साल है ना, टीक है, टिम्बर है, बहुत सारे तरह के फॉरेस्ट हैं, उनको वहीं पे जाके उनको प्रोटेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, और उनको ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए वो हमें अवेलेबल कराना। तो वो वहाँ का कंजर्वेशन हो गया, संरक्षण हो गया। एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब कि कुछ एनिमल्स हैं, आप चाहते हो कि भाई ये इनका स्प्रेड हो, ये हर जगह पे जो है वो रहें, या फिर कोई फसल है, मान लो कोई पर्टिकुलर प्लांट, या कोई खाने का पेड़ है, जैसे कोई फल देने का है, कोई सब्जी है, या कोई कहना चाहिए कि चीज है बड़ी बड़ी, वो हम चाहते हैं कि दूसरी जगह पे भी हम उसको लगाएं, और वो वहां पर भी पनपे, और उसका फायदा वहां रहने वाले लोगों को या बाकी जो भी इकोसिस्टम है वहां पे उसका मिले। तो हम अलग से जाकर के भी उसको, पेड़ पौधे हैं तो वहां पे उसको लगाएंगे, और उसका ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए हम उसको प्रोवाइड करें, ताकि हम उसको कंजर्व कर सकें। आपने कई जगह बाहर पढ़ा होगा कि जो ऑलिव्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, पर्टिकुलर रीजन में ही होते हैं, लेकिन अब हमारे इंडिया में भी होते हैं। एवोकाडो है, या बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो कि कहीं और होते हैं, और धीरे धीरे जो है वो हमारे यहाँ आके, और उसको हमने कंजर्व किया, उसको प्रोटेक्ट किया, और फिर यहाँ भी हम उसकी फसल लेने लग गए। ऐसे जो ट्रीज हैं, जो जंगल्स हैं, वो एक जगह पे हैं, लेकिन उसी पेड़ का जंगल हम दूसरी जगह पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, थोड़ा सा सॉइल का वो होता है, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये तो प्लांट के बारे में हो गया। एनिमल्स के बारे में भी, अब इंसान देखो कहाँ कहाँ है, एकदम कोल्डेस्ट एरिया में भी इंसान रहता है, एकदम डेजर्ट एरिया में जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर भी इंसान रहता है। तो अपने आप को उस माहौल में ढालना, सरवाइव करना, और कंजर्व करना उस इकोसिस्टम को, उस जगह को, वहाँ के लिविंग बींग्स को। तो ये कंजर्वेशन जो है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इन सीतु में क्या होता है, अब ये यहाँ पे देखो कि कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स इन विच दे ऑकर। तो जहाँ पे जो भी इकोसिस्टम है, जहाँ पे जो भी पैदा होता है, रहता है, जो भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, वहीं पर उसको प्रिजर्व करना, वो मैंने बताया आपको इन सीतु और ऑन साइट, है ना। अब इसमें देखो कई जगहों पे नेचुरल पार्क बनाए। बनाए तो क्या मतलब, उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है, उसके अपने लिमिटेशंस हैं, सेंचुरीज लिमिटेशंस नहीं, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। नेचुरल जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो, उसका एरिया एक तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वहां पे जो भी वेजिटेशन है, जो भी प्लांट्स हैं,
उसको भी वो कंजर्व करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको भी कंजर्व करते हैं, मतलब कि उनकी पैदावार बढ़े, कम हो ऐसा ना हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। कोई वहां शिकार ना करे, कोई वहां की जो संपत्ति है, वनस्पति है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई लेके ना चला जाए, इन सब चीजों पे, मतलब वो प्रोटेक्टेड एरिया है। ऐसे ही सेंचुरीज होती हैं जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, आपने नाम सुना होगा, बर्ड सेंचुरीज हैं, या किसी पर्टिकुलर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेंचुरी, जिसमें उस पर्टिकुलर एनिमल को या प्लांट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, और उसके उसके लिए जो भी चीजें फेवरेबल है वो वहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। नेशनल पार्क में आपने देखा होगा कुछ रिजर्व्स होते हैं, जैसे कहीं टाइगर बहुत ज्यादा है तो उसको टाइगर रिजर्व्स का, लायन रिजर्व्स का, है ना, जैसे कि आसाम में है जो अ, क्या बोलते हैं उसको, मैम एलिफेंट रिजर्व है क्या वहाँ? हाँ एलिफेंट, नहीं नहीं, आसाम में एलिफेंट है, आसाम में हम्म, कौन सा रिजर्व है बताओ कोई, देखा तो है मैंने। मैम हाथी है, टाइगर है, ये सब रिजर्व है वहाँ पर। टाइगर रिजर्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहाँ लेकिन आसाम में मैम हाथी भी है, इंडिया, मैंने ऐसा पढ़ा था। अच्छा अच्छा ठीक है। बीच में ट्रेन से कटकर बहुत सारे हाथियों की मौत भी हुई थी ना, इसलिए वहाँ पर हाथियों का रिजर्व है। हाँ हाथियों का हो सकता है, और भी मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो भी एनिमल ज्यादा पाया जाता है वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और उसके लिए बड़े बड़े नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बनाए गए। कल्चरल, मैम आसाम में गैंडे भी होते हैं, उनका भी रिजर्व हाँ है क्या? हाँ हाँ, मैं वही बोल रही थी कि वो मैंने देखा है एक्चुअली, इसलिए मुझे याद है, काजीरंगा, काजीरंगा ही है शायद उसका नाम। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ कल्चरल लैंडस्केप्स भी है। कल्चरल मतलब कुछ जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो पर्टिकुलर जगहों पे जंगलों में रहते हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, उनके कल्चर को, उनके जो जीवन शैली है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। नेचुरल मॉन्यूमेंट्स है, कई जगह आपने शायद विजिट भी किया होगा, गुफाएं हैं, है ना, कई जगह पे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो नेचुरल, जो हमने नहीं बनाए, मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, तो उनको भी जो है कंजर्व करना, उनको भी प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें इन सितु में आती है, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट्स वहीं रहेंगे, उसको तो उठा के कहीं ले जाना नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पता नहीं कब बने थे या नेचुरली बन गए। कई बार आपने देखा होगा कोई माउंटेन है, उसका जो शेप है वो एक किसी स्ट्रक्चर से मिलता है, तो वो वहाँ पे फेमस हो जाता है। बहुत फॉल्स हैं, नेचुरल फॉल्स हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये अपने नेचुरल उसमें बने रहें। अब इंडिया में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 106 यानी 106 नेशनल पार्क्स हैं, और 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये डेटा वैसे पूछ सकते हैं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप इस तरह से याद रखिए कि 100 के आसपास नेशनल पार्क्स हैं, 500 से 550 के बीच में सेंचुरीज हैं, और 18 मतलब अराउंड 20 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें कि सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पे जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे वो घास है, चाहे छोटे जीव जंतु हैं, चाहे बर्ड्स हैं, सब चीजों को रिजर्व कंजर्व किया जाता है। उनके लिए वो जगह एक तरह से रिजर्व की जाती है कि यहाँ पे ये लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, इस तरह से वो रिजर्व कर दिया जाता है। चलिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि इराविकुलम जो नेशनल पार्क है मुनार में, वो हाथियों के लिए है शायद, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। चलिए, इन सीटू के लिए एक और बताया कि छोटी छोटी सेंचुरीज का एरिया जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है,
छोटे एनिमल्स के लिए, जैसे बर्ड सेंचुरीज हैं, तो बर्ड सेंचुरीज एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, लेकिन जो नेशनल पार्क्स हैं उसका एरिया हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होता है, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक होता है। उसमें मतलब जैसे एक एनिमल यहाँ है, वो कहीं पे भी आराम से घूमेगा फिरेगा, जहाँ उसका मन है वहां रहेगा, अपने नेचुरल इनहैबिटेट में रहेगा और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये लीगल एक तरह से क्राइम हो जाता है कि आपने यदि वहाँ का कोई भी, इवन वहाँ की कोई प्लांट्स को काटा, या वहां से आप कोई चीज लेके आ रहे हो चाहे छोटी सी ही हो, या किसी एनिमल को आपने हार्म किया, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन किया जा सकता है। मतलब वो टोटली प्रोटेक्टेड है। जैसे ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक फोटो है यहाँ पर। तो जैसे जो लकड़ी है, लकड़ियां में जैसे बहुत सारे पेड़ टूट गए, वहाँ की जो लकड़ियां हैं, या और भी छोटे मोटे कोई जड़ी बूटी है, या और भी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, वो कई कई जगहों पे अलाउड है कि वो वहां पे से जाके ले सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन। जो लोग, कई कई एरिया तो इतने बड़े हैं, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, तो वहाँ जैसे छोटे छोटे जो गांव जो वहीं पे बसे हुए हैं, मतलब सालों से वहीं हैं, तो उनको कई जगहों पे अलाउ कर दिया गया है कि भाई आप यहाँ पे आप रह सकते हो, और थोड़ा बहुत जो है प्रोडक्ट्स यहाँ के यूज कर सकते हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं। लेकिन आप किसको हार्म नहीं करोगे, क्योंकि वो एनिमल रिजर्व्स हैं। तो कुछ एनिमल रिजर्व्स ही हैं, कुछ जो है वो प्लांट्स, एनिमल, सब तरह के रिजर्व है। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई आदमी जो प्राइवेट पर्सन है, मतलब ये डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, वो इसको का रख रखाव देखते हैं, इसका सुपरविजन करते हैं। गार्ड्स होते हैं जो ध्यान रखते हैं, बकायदा एनिमल्स की काउंटिंग भी होती है कि कितने हैं, कितने बचे, कितने कहाँ चले गए, तो सारा वॉच जो है वो रखते हैं। तो कई जगहों पे कोई भी इंसान का रहना अलाउ नहीं। कुछ जगहों पे रख सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन है कि आप ये करोगे, ये आप नहीं करोगे, इस तरह से। चलिए अब खत्म करते हैं, हमारा बहुत टाइम हो गया। ये भी एक तरह से इन्होंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जो नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। मतलब नीलगिरीज भी एक तरह से माउंटेन रेंज है फॉरेस्ट का। तो वहां पर भी जो है कुछ जगहों पे कुछ लोगों को अलाउ किया कि भाई ये तो नेटिव है यहाँ के, यहीं के रहवासी हैं, तो उनको वो अलाउ कर देते हैं कि भाई चलो आप लोग। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो देखो नीलगिरीज है, सुंदरबंस है। सुंदरबंस जो है वो वेस्ट बंगाल के एकदम कोस्टल एरिया में है। वहां पे जो पानी में जो होती हैं, एक तरह की घास ही बोल लो, पर थोड़ा सा वो ट्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक झाड़ियों जैसी है, उसको वहां पे बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है। उसको कोई मतलब काट के या फिर उसको डैमेज कोई नहीं कर सकता। तो रिजर्व्स, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बाहर की तरफ ही होता है, और एक ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे कि आदमी रह सकता है, वहाँ की कुछ चीजें वो यूज कर सकता है अपने जीवन यापन के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो मन मर्जी से फॉरेस्ट को कट कर दे और एनिमल को भी नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो वहीं पे रहने वाले हैं, पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, तो उनको अलाउ कर रखा है कि भाई आप यहाँ पे रह सकते हो और अपना थोड़ा बहुत खेती की किसानी कर सकते हो। उसके अंदर आता है बफर जोन। बफर जोन जैसे कई नेशनल पार्क्स में आपने विजिट किया होगा, तो कुछ एरिया आपको घुमा देते हैं। अब कुछ जानवर आप जो देखने गए वो आपको दिख भी सकता है, वो आपको नहीं भी दिख सकता, लेकिन वो पूरा जंगल अंदर तक आपको लेके नहीं जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको दिखाते हैं। वहां पे जो एनिमल्स हैं, जो वहां पे वो अपना घास वास खा सकते हैं, जो जो ह्यूमन सेटलमेंट है उनका भी यदि कोई आ गया तो थोड़े एरिया तक वो अलाउ करते हैं कि भाई यहाँ घास वास ही खा ले और चला जाए यहाँ से। कुछ एरिया ऐसे हैं बफर जोन के बाद में अंदर कोर जोन,
जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। वहां पे जो भी एनिमल्स हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन है। वो पूरी तरह से अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल माहौल में बिना किसी डिस्टरबेंस के रहते हैं, ताकि उनको पूरी तरह से कंजर्व किया जाए, उनको पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण जो है वो दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे ऑन साइट है, जो सीतू कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम, तो खासी और जेंटिया हिल्स है मेघालय में, अरावली हिल्स हैं राजस्थान में। मतलब कुछ जगहों को क्या कह दिया गया है, रिलीजियस टच दे दिया गया है कि भाई ये धार्मिक जगह है, इसकी पूजा करिए, है ना, इसको प्रोटेक्ट करिए, इसको काटिए मत, यहाँ पे आकर के अपनी गंदगी मत फैलाइए, या यहाँ पे आके आप रहिए मत, इनको अलग से रखो। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे यहाँ पीपल ट्री होती है या वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, इसको कहते हैं घर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो उसकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, वो पेड़ बहुत लंबे होते हैं और वो बहुत सालों तक रहते हैं और वो आपको बहुत बहुत ऑक्सीजन देते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करो, इनको ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे कि आपका डिस्टरबेंस उनको ना हो और उनकी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। तो इसी वजह से उसकी पूजा करना, है ना, उनको उनके लिए अपना रिस्पेक्ट शो करना, ये सारी चीजें जोड़ दी गई इसके लिए। तो जैसे कि मेघालय में खासी जेंटिया हिल्स हैं, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटका महाराष्ट्र में है, और जो मध्य प्रदेश का जो रीजन है, अब तो छत्तीसगढ़ में है उस पार्ट, सरगुजा, चंदा और बस्तर, वहां पर भी इस तरह के रिजर्व्स जो हैं और वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छी तरह से उसका कहना चाहिए संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। फिर है ऑफ साइट। ऑफ साइट मतलब कि वहां के एरिया से बाहर। बस ये खत्म होने वाला ही है, हम 2-4 मिनट में इसको खत्म कर देंगे ये टॉपिक। तो यदि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको कि उनके हैबिटेट सेंटर से, मतलब कि जहाँ पे वो फल फूल रहे थे या बरसों से रह रहे थे, वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट करके और उनका संरक्षण किया जाता है। इसी तरह से प्लांट्स का भी है, इसी तरह से जो जड़ी बूटियां हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरत की होती हैं, और ये भी हमारे इंसानों की वो है कि हम इसको और कैसे दूसरी जगह पे ले जाएं या दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो इस तरह से उनको वहां से हटा के दूसरी जगह भी बसाया जाता है, तो उसको कहते हैं ऑफ सेटू, है ना, एक्स सितु कंजर्वेशन। अब इसमें जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जियोलॉजिकल पार्क्स बनाए गए हैं, आपने बोटानिकल पार्क्स बनाए गए हैं। बोटानिकल पार्क्स में बहुत तरह की पौधे आप देखोगे, उनके नाम सुनोगे जो आपने नॉर्मली सुने ही नहीं है, कोई पता नहीं किस रीजन में होता है, लेकिन वहां पे उसको डेवलप किया गया। सफारी पार्क्स बनाए गए, है ना, और जीन बैंक्स बनाए गए, ताकि एक जीन का पौधा या उसको जो है लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं पहले, और उसके बाद में फिर उसको बाहर ले जाके कोशिश करते हैं कि ये किया जाए। और क्रायो प्रिजर्वेशन जो है, वो जीन्स का प्रिजर्वेशन, ये सब के जो एफर्ट है ये किए गए इंटरनेशनली। अब जो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है, उसके लिए बहुत कहना चाहिए कि जो स्पीसीज हैं वो बहुत एक कन्फाइंड जोन में रहते हैं, तो उस जोन को हमने हॉटस्पॉट बोल दिया गया कि भाई ये हॉटस्पॉट्स हैं, इसमें ये पर्टिकुलर ब्रीड रहता है, पर्टिकुलर ट्रीज रहते हैं, या यहाँ का वेजिटेशन ऐसा है, तो उसको जो है रिजर्व्स बना दिए गए। तो 4 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडिया में है बायोडाइवर्सिटी रीजन, जिसमें वेस्टर्न घाट है, उसको जो श्रीलंका के साथ कोलाइड करता है, इंडो बर्मा एंड हिमालय रेंज है, वहाँ पर सुंदरलैंड्स हैं बंगाल में। इस तरह से बहुत 4 जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको पूरी तरह से प्रिजर्व करा गया है, कोई बिना किसी डिस्टरबेंस के। अब इसके लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए, ये हम पहले बाद में भी पढ़ेंगे। एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, अर्थ समिट इसका नाम था, और जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए था, याद रखेंगे इसको। और एक जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था,
वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके कोर्स में है और 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कुछ गोल्स बनाए थे कि इस इतने ईयर्स तक हम ये गोल्स अचीव करेंगे। 2002 में हुआ था ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लो इसको। फिर से हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया पर एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया।